नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, यह एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के पीडीएफ पेड ग्रुप की। तो इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो कुछ भी लिख करके भेजना होगा। बाकी की सभी जानकारी या सभी चीज़ें आपको जो है वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल टेस्ट सीरीज को। देखिए, ये हमारा जो है यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 3 चल रहा है। टेस्ट नंबर 3 का आज हमारा डे 2 का यह पहला लेक्चर है और डे 1 में हमने जो है अब तक 25 प्रश्नों को देख लिया था, यानी कि आज के लेक्चर की शुरुआत प्रश्न संख्या 26 से होगी। तो शुरुआत करें उसके पहले थोड़ी सी सूचना है जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए कि देखिए, यह जो टेस्ट नंबर 3 है यह पूरी की पूरी कंबाइंड टेस्ट सीरीज है, यानी कि जीएस पेपर के सभी विषयों के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और शुरुआत करने से पहले आप लोग एक चीज़ ज़रूर सुनिश्चित कीजिएगा कि आपके सामने जो है या फिर आपके पास आपके बगल में एटलस ज़रूर हो। और फिलहाल यह जो प्रश्न संख्या 26 है इसको सॉल्व करने के लिए आप जो है कनाडा के फिजिकल मैप को खोल करके रखिए। कनाडा आपको उत्तरी अमेरिका के फिजिकल मैप में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा सा लाइक करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में मैं भूल जाता हूँ। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा बेमेल है। एक तरफ झील है और दूसरी तरफ उसके किनारे बसे नगर हैं। आप लोग जानते हैं कि सुमेलित करवाने वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ा जाता है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ऐसे विकल्पों को पढ़ते हैं या फिर ऐसे प्रश्नों को पढ़ते हैं। फिलहाल वीडियो पॉज करके अपना जल्दी से आंसर टिक कीजिए। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। फिलहाल यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। 3 के तीनों झील और उनके नगर जो है वह सभी सही सुमेलित है। देखिए, अथाबस्का झील के तट पर जो है यूरेनियम सिटी है, तो ग्रेट बियर झील के निकट ही पोर्ट रेडियम सिटी है और ग्रेट स्लेव झील के निकट येलो नाइफ सिटी बसी हुई है। फिलहाल बात कर लेते हैं कनाडा के कुछ प्रमुख झीलों के बारे में और इनके क्रम के बारे में उत्तर से दक्षिण की तरफ। देखिए, कनाडा की सबसे उत्तर की झील है ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील के आप और दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा सॉरी ग्रेट बियर झील के दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा लेक मार्तेर या फिर लेक मार्तर बोला जाता है इसको। लेक मार्तल के दक्षिण में आपको ग्रेट स्लेव झील मिलेगी। इसी झील से जो है स्लेव नदी निकलती है। इसके और दक्षिण में यानी कि ग्रेट स्लेव झील के और दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा लेक अथाबस्का और लेक अथाबस्का के दक्षिण में है लेक रेन डियर। ठीक है, फिर से क्रम बता दूं तो सबसे उत्तर में ग्रेट बियर के दक्षिण में मार्तर, मार्तर के दक्षिण में ग्रेट स्लेव के दक्षिण में अथाबस्का और अथाबस्का के दक्षिण में रेनडियर झील देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती है। ऑप्शन है ए बेतवा, बी केन, सी सोन या फिर डी कोसी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। बेतवा नदी जो है वह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है मध्य प्रदेश में। उसके बाद यह उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट जो है यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा झील पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है राजघाट डैम। याद रखिएगा, राजघाट डैम जो है वह बेतवा नदी पर बना हुआ है और यह डैम जो है वह अंतर्राज्यीय डैम है, यानी कि यह डैम मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश दोनों के निकट बना हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यह डैम ललितपुर के ज़िले के पास और मध्य प्रदेश में चंदेरी ज़िले के निकट बसा हुआ या फिर बना हुआ डैम है जिसका नाम है राजघाट डैम। नेक्स्ट, यहाँ बताइए, सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है तो फिर से आप लोगों को वीडियो पॉज करके अपना आंसर सुमेलित करवाना होगा। एक तरफ क्रांतियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित चीज़ों को दिया गया है। नीचे विकल्प है, विकल्प अभी आपको पूरी तरीके से नहीं दिख रहा। फिलहाल जो है वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कीजिए आप लोग। चलिए, जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 3, 4। ठीक है, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना है। भूरी क्रांति जो है यह ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति जो है यह फल उत्पादन से और सिल्वर क्रांति या फिर रजत क्रांति जो है यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट प्रोडक्शन से, सिल्वर रिवोल्यूशन एग प्रोडक्शन से, ब्राउन रिवोल्यूशन एनर्जी एंड प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर से संबंधित है और अमृत रिवोल्यूशन जो है प्रोजेक्ट फॉर लिंकिंग रिवर्स से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा और इन सभी के सन जो है वह आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं। ठीक है, अमृत क्रांति का, भूरी क्रांति का, सुनहरी और रजत क्रांति का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन
के उपनाम से जाना जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया को, बी जापान को, सी सिंगापुर को, या फिर डी दक्षिण कोरिया को। देखिए, पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जापान को जाना जाता है। जापान के अन्य नाम या फिर अन्य उपनाम है निप्पन। जापान को निप्पन नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जापान को फूलों का देश भी कहा जाता है, और इसके अलावा जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। फिर से जान लीजिए, तो जापान के कई उपनाम हैं, 4 उपनाम देखने को मिलते हैं: निप्पन, फूलों का देश, सूर्योदय का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि नोवा मंडी लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड में स्थित है। दूसरा, मोसाबानी उड़ीसा में स्थित है तथा यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न तो 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नोवा मंडी लौह अयस्क क्षेत्र है और यह झारखंड में स्थित है। मोसाबनी जो है यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह भी झारखंड में स्थित है। ठीक है, फिर से जान लीजिए, तो नोवा मंडी लौह अयस्क क्षेत्र है, यह झारखंड में स्थित है। मोसाबनी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह भी झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी एक चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? ए दुलहस्ती, बी सलाल, सी उरी, या फिर डी बगलिहार। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार यह सभी जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट या फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित हैं। उरी और तुलबुल परियोजना, एक उरी है और एक तुलबुल परियोजना है, यह दोनों परियोजनाएं जो हैं झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, उरी और तुलबुल परियोजनाएं झेलम नदी पर स्थित है। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि किशन गंगा प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो चलिए चलें अगले प्रश्न पर। देखिए, चिनाब नदी 2 नदियों के संगम से मिलकर बनती है। एक का नाम है चंद्रा और दूसरी का नाम है भागा। ठीक है, चंद्रा नदी जो है यह सूर्याताल के निकट से निकलती है और भागा नदी जो है वह एक ग्लेशियर से निकलती है और बरालाचा पास के पास जो है यह दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और वहां पर चिनाब नदी, वहां से आगे जो है इस धारा को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के महान्यायवादी के संबंध में सत्य है? पहला, इसका कार्यकाल संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। दूसरा, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। तीसरा, महान्यायवादी को एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। कूट है केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2, या फिर डी सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत के महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है आर्टिकल 76 में, और वहां पर बताया गया है कि इसकी नियुक्ति जो है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अपने कार्यों के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी को भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है और इसको एक संसद के सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार भी मिलते हैं। संसद में यह किसी भी चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है महान्यायवादी, हालांकि किसी भी चर्चा में भाग ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ए मूल अधिकार के अंतर्गत, बी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत, सी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, या फिर डी उपर्युक्त सभी के अंतर्गत। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में है। कहाँ पर? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में। कहाँ पर? अनुच्छेद आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकारों का वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सत्य है। पहला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। नीचे कूट दिया हुआ है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, या फिर डी न तो एक न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए और राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कहाँ के कौन कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं, यह जरा आप कमेंट करके बताइए, और किस आर्टिकल में ऐसा उपबंध किया गया है। फिलहाल बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यता के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यता के संदर्भ में दिया गया है आर्टिकल 58 के 1 और 2 में। ठीक है, आर्टिकल 58 के सब क्लास 1 और 2 में, या फिर अनुच्छेद 58 के खंड 1 और 2 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं या फिर अर्हताएं दी हुई हैं, जिसमें राष्ट्रपति का भारत का नागरिक होना, उसका 35 वर्ष की आयु का पूर्ण कर लेना और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता निर्धारित की गई है। और इसके साथ साथ जो है बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाला व्यक्ति जो है वह किसी भी लाभ के पद के धारण न करता हो। यहाँ बताइए कि संसदीय प्रक्रिया में अंतर प्रदान से तात्पर्य है ए, संसद सदस्यों का आपस में विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना, बी, अध्यक्ष द्वारा किसी भी सदस्य को बोलने के लिए अधिकृत करना, सी, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, संसद द्वारा जो है किसी भी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या उसके कार्य के विवरण की मांग करने के लिए संसद में बुलाया जा सकता है, या फिर संसद द्वारा उसको ऐसी सूचना दी जा सकती है कि भैया आप संसद में आओ और इस फला नीति या फिर इस कार्य के बारे में बताओ। ठीक है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंतर प्रदन। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटरपेलेशन कहा जाता है इस पूरी प्रक्रिया को। नेक्स्ट, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ए, 1/3 बहुमत द्वारा, बी, साधारण बहुमत द्वारा, सी, 2/3 बहुमत द्वारा, या फिर डी, आधे सदस्यों के बहुमत द्वारा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा जो है वह ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकती है, या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकती है कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा। और ऐसा कहा गया है कहाँ पर, अनुच्छेद 312 में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) या फिर आर्टिकल 20(2) में वर्णित दोहरा दंड का प्रावधान लिया गया है। ए, अमेरिका से, बी, ब्रिटेन से, सी, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर डी, जर्मन के वीमर संविधान से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 20(2) में दोहरे दंड का प्रावधान लिया गया है, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा न हो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा न दी जाए, ऐसा कुछ प्रावधान करता है अनुच्छेद 20(2), जिसको कहा गया कि दोहरे दंड से सुरक्षा, और यह प्रावधान लिया गया अमेरिका के संविधान से। यह चूँकि युग्मों वाला प्रश्न है तो इसे आपको ही सुमेलित करवाना है। वीडियो पॉज करके सभी युग्मों को पढ़िए और बताइए कि कौन कौन सा सही सुमेलित है। चलिए, यहाँ पर विकल्प हैं आपके सामने। फिलहाल यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सही सुमेलित हैं। 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में आया था।
97वें संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया था और यह संशोधन लाया गया था 2011 में और यह संशोधन पास हुआ था 12 जनवरी 2012 में। ठीक है, 12 जनवरी 2012 को 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को पास किया गया था। सबसे अंत में 92वें संविधान संशोधन को भी 2003 में लाया गया था और इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई थी और वे चारों भाषाएं थी मैथिली, डोंगरी होता है ना, डोंगरी और बोडो और संथाली। ठीक है, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में, जिनके नाम है मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली। ठीक है, क्रम से अगर याद करना हो तो बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी है। ठीक है, कब जोड़ा गया था? तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ बताइए, पूछा जा रहा है कि निम्न पर विचार करें। पहला, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। दूसरा, राजभाषा का प्रयोग। तीसरा, छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। ऑप्शन है ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजभाषा के प्रयोग और छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संशोधनों को साधारण बहुमत के माध्यम से पारित किया जा सकता है, जबकि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो या फिर अन्य कोई संघीय प्रावधानों से संबंधित संशोधन हो तो उनके लिए राज्यों से भी उन संशोधनों का पारित होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए, बात विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, संघीय प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत भी 2 प्रकार का होता है। फिलहाल वहाँ पर जब संविधान के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे, यहाँ पर ज़्यादा वो हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है ए कि वित्त आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कारण आर है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कूट है आपके सामने कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। सी, ए सही परंतु आर गलत है और डी, ए गलत परंतु आर सही है। तो फिर से कथन और कारण को देखिए आप और विकल्प बता दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनके वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण और चयन, यह सभी प्रक्रिया जो है वह संसद द्वारा की जाती है। ठीक है, संसद द्वारा की जाती है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। कैसा निकाय है वित्त आयोग? अर्ध न्यायिक निकाय है और इसके बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 280 या फिर 280 में। ठीक है, और संसद को इन सदस्यों की योग्यता एवं चयन के निर्धारण का अधिकार दिया गया है, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वह भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट बताइए, सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। एक तरफ मंत्रालय है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विभाग हैं और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा एक जो है वह सही सुमेलित है। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से बता दीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग और आर्थिक कार्य विभाग ये दोनों आते हैं। राजभाषा विभाग जो है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और लोक उद्यम विभाग जो है यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर से बता देता हूँ आपको। तो देखिए, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग और राजस्व विभाग आते हैं।
गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा अधिविभाग आता है और भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग आता है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किस एक के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाज़त नहीं दे सकता है? ए उच्च न्यायालय, बी अधिकरण, सी सैनिक न्यायालय या फिर डी जिला न्यायालय। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सैनिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध जो है अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट विशेष इजाज़त नहीं दे सकता है। ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय, अधिकरण आदि के खिलाफ जो है उच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार जो है वह अपील करने की इजाज़त दे सकता है उनके निर्णयों के विरुद्ध, लेकिन सैनिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाज़त नहीं दे सकता है। याद रखिएगा, अपील के लिए विशेष इजाज़त देने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति अनुच्छेद 136 के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट, एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा? ए 180 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन या फिर डी 60 दिन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 164 सब क्लास 4 या फिर अनुच्छेद 164 खंड 4 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि एक मंत्री है वह अधिकतम 6 माह की अवधि तक मंत्री पद पर बने रह सकता है, उसके बाद उसे किसी न किसी सदस्य का अनिवार्य रूप से सदस्य बनना पड़ेगा किसी न किसी सदन का, अन्यथा वह मंत्री पद पर बना नहीं रहेगा। तो 6 माह 30 से गुणा कर दीजिए, अधिकतम जो दिन आएगा 180 दिन। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ए 65.8%, बी 59.5%, सी 66.2% या फिर डी 60.3%। 65.8%, 59.5%, 66.2% या फिर 60.3%। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो 15 से 59 वर्ष की आयु की कार्यशील जनसंख्या थी वह थी 60.3%। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दूसरा, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद उसे कुल 4 माह विलंब कर सकती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। चलिए, यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पहला कथन गलत है। ठीक है, राज्य स्तर पर या फिर राज्य विधानमंडल में किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरे कथन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मान लीजिए कि यदि कोई विधेयक पास किया जाता है किसी राज्य विधान परिषद के द्वारा और वहाँ पर किसी राज्य में और वहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पर विधानसभा और विधानमंडल दोनों हैं। ठीक है, तो विधानसभा ने मान लीजिए कि यह एक विधेयक ए पास कर दिया और यह विधेयक ए पास होने के बाद गया आपके विधानमंडल में। ठीक है, मंडल में गया। अब विधानमंडल ने क्या किया कि इसमें कुछ संशोधन कर दिया। मान लीजिए संशोधन करने के बाद यह विधेयक A1 बन गया। ठीक है, तो इस विधेयक को दोबारा इनके पास भेज दिया गया विधानसभा के पास। विधानसभा चाहे तो उस विधेयक को वैसा पास करे जैसा विधानमंडल ने पास किया, अन्यथा वह अपने पूर्ववत विधेयक ए को ही दोबारा से पारित कर सकती है। इन संशोधनों के लिए और पहली बार में विधानमंडल के पास जो कुल समय रहता है वह होता है 3 माह का। दूसरी बार में संशोधनों के बिना भी अगर यह पारित कर दिया जाता है तो दोबारा विधानसभा के पास यह विधेयक आता है, यानी कि विधेयक ए दोबारा से आ गया। अब विधानमंडल इस विधेयक को 1 महीने से अधिक की अवधि तक नहीं रख सकती अपने पास और उसके बाद इसे पास किया जाता है, अन्यथा इसे उसी तरीके से पारित मान लिया जाता है जिस तरीके से विधानसभा ने इस साधारण विधेयक को दोबारा से पारित किया था।
कंफ्यूज ना होइए तो फिर बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि विधानसभा ने एक विधेयक ए को पारित किया और यह विधेयक ए विधानमंडल में गया। विधानमंडल ने इसमें संशोधन करने के लिए कुल 3 माह का समय लगा दिया। अधिकतम 3 माह तक ही यह विधेयक विधानमंडल अपने पास रख सकती थी। तो विधानमंडल ने पूरा समय लिया, 3 माह के अंदर अंदर इस विधेयक में संशोधित किया और वापस विधान परिषद के पास भेज दिया A1 को। A1 को विधानसभा ने चाहे A1 की तरह पारित किया या फिर A की तरह पारित कर दिया। जिस प्रकार भी पारित किया वह दोबारा से विधानमंडल के पास आएगा। अब विधानमंडल को उस विधेयक को अपने पास रखने की अधिकतम जो अवधि है वह 1 माह की है। 1 माह के अंदर अंदर विधानमंडल उस विधेयक को उसी रूप में पारित करेगा, अन्यथा कुछ संशोधन करेगा। यदि नहीं करता है या फिर नहीं पारित करता है तो भी वह विधेयक एज इट इज पारित हो जाएगा, जैसा कि विधानसभा ने दोबारा भेजा था। ठीक है, चलिए देखिए, वित्त विधेयक, राज्यों के वित्त विधेयक के संबंध में भी एक प्रावधान जान लीजिए कि वित्त विधेयक या धन विधेयक है कोई, तो उसे जो है विधान परिषद द्वारा मात्र 14 दिनों तक अपने पास रखा जा सकता है। ठीक है, इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद, धन विधेयक के संदर्भ में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 198 में, और साधारण विधेयक के संबंध में आपको प्रावधान देखने को मिलेगा आर्टिकल 197 में। आर्टिकल मैं इसलिए बता दे रहा हूँ बार बार ताकि आप लोग जा करके कॉन्स्टिट्यूशन की बैरेक्ट में इन सब चीज़ों को देख लें। नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित करता है? ए, जिला एवं सत्र न्यायालय, बी, उच्च न्यायालय, सी, उच्चतम न्यायालय, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही राज्य के सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है, और इस आधार की जांच करने के लिए राज्यपाल द्वारा जो है वह उच्चतम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है इस प्रकरण की जांच के लिए कि भैया बता दो कि क्या वह सिद्ध कदाचार और क्षमता के आधार पर उस राज्य सूचना आयुक्त को हटाया जाए, अन्यथा नहीं हटाया जाए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहाँ बेमेल की प्रक्रिया या सुमेलित करवाने वाली प्रक्रिया पूछी जा रही है और पूछ रहे हैं कि कौन सा एक जो है वह बेमेल है। तो वीडियो को पॉज करके सही आंसर टिक करिए। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। देवरिया ताल गोरखपुर में नहीं है, देवरिया ताल जो है वह कन्नौज में है। कहाँ पर? कन्नौज में, इत्र नगरी बोला जाता है कन्नौज को। ठीक है, तो देवरिया ताल जो है वह कन्नौज में है। कीठम झील आगरा, बेला सागर महोबा में, और फुलहर झील जो है वह पीलीभीत में। फुलहर झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम आप कमेंट करके बताइए तो। ठीक है, देवरिया ताल कन्नौज में है, कीठम झील जो है यह आगरा में, बेला सागर महोबा में, और फुलहर झील पीलीभीत में। जिसमें कि फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, शारदा नहर से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में सिंचाई की जाती है? पहला पीलीभीत, दूसरा रायबरेली, तीसरा लखीमपुर खीरी, और चौथा सीतापुर। कूट है आपके पास ए केवल 1, 2 एवं 3, बी केवल 2, 3 एवं 4, सी केवल 1 एवं 2, या डी उपरोक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। शारदा नहर देखिए यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के कई जिलों की सिंचाई होती। क्रम जान लेते हैं। पीलीभीत, बरेली, ठीक है, एक क्रम से चलते हैं हम लोग। पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, देखिए शारदा नहर जो है वह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों की सिंचाई की जाती है। यानी कि कुल
11 जिलों की सिंचाई की जाती है इस शारदा नहर के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है निम्न पर विचार कीजिए। पहला गंगूबाई हंगल, दूसरा रोशन आरा बेगम और तीसरा भीमसेन जोशी। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से किसका संबंध किस घराने से है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेपर में भी इस प्रकार से हिंदी माध्यम में त्रुटियां रहती हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन से संबंधित या फिर टाइपिंग से संबंधित त्रुटियां रहती हैं। जबकि यहाँ पर इंग्लिश में देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किराना घराना, तो यहाँ पर किस नहीं होगा, यहाँ पर होगा किराना घराना। तो याद रखिएगा आप लोग कि आप लोग जहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे इंग्लिश वाले प्रश्नों को, ट्रांसलेशन को जरूर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, बताइए यहाँ पर इनमें से किसका संबंध जो है वह किराना घराने से है। ऑप्शन है ए केवल 2 और 3, बी 1, 2 एवं 3, सी 1 एवं 3 या डी 1 एवं 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए, किराना घराना जो है यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निकट, सहारनपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकट किराना नामक गांव निवासी अब्दुल किराना ने इसकी नींव रखी थी। अब्दुल किराना नहीं, अब्दुल करीम खां, ठीक है। किराना घराने की नींव जो है सहारनपुर के निकट एक गांव है किराना, और वहां के अब्दुल करीम खान ने इस किराना घराने की नींव रखी थी। और इस घराने से जो है गंगूबाई हांगल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी आदि लोग संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब्दुल करीम खान ने रखी थी किराना घराने की नींव। कहाँ का यह घराना है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास स्थित एक गाँव है जिसका नाम ही किराना है। रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल आदि लोग इस घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट और इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले हैं क्रमशः ए गौतम बुद्ध नगर एवं बलिया, बी सहारनपुर एवं सोनभद्र, सी बलिया एवं सोनभद्र और डी गाजियाबाद एवं सोनभद्र। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वह सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला जो है वह सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है वह है बलिया, और उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है वह है शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, पूर्वी जिला बलिया और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला जो है वह है सोनभद्र। नीचे एक प्रश्न आप लोगों के लिए, एक तरफ लोकगीत है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। इस प्रश्न को वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिए और उसके बाद जो है इसका सही आंसर अपने पास रखिएगा। यह हम बात करेंगे डे 2 के जो है दूसरे लेक्चर यानी कि शाम को इस प्रश्न के बारे में और आगे के 25 प्रश्नों की। तो चलिए, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।